पिछले पार्ट में इस आइलैंड ने इन लोगों को साफ एहसास करा दिया था कि यहाँ खतरा सिर्फ जंगल, अंधेरा या जंगली जानवर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो धीरे धीरे इनके दिमाग के अंदर उतर रहा है। सॉयर अपने अतीत के उस दर्द से बच नहीं पाया जो बचपन से उसे अंदर ही अंदर तोड़ता आया था। जंगल की फुसफुसाहट बार बार उसे वही आवाज सुना रही थी, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि वो आदमी फिर वापस आएगा। उधर जिन और सन का रिश्ता भी बिखरने लगा, पुराने राज बाहर आने लगे, भरोसा टूटने लगा और दोनों के बीच की दूरी पहले से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी उम्मीद वही राफ्ट थी, वो नाव जिसे बनाकर सबको लग रहा था कि शायद अब इस आइलैंड से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन फिर सबकी आंखों के सामने वो राफ्ट आग में जलकर खत्म हो गई। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उसके पीछे कोई दुश्मन या जंगल का खतरा नहीं था, बल्कि खुद माइकल का बेटा वॉल्ट था, क्योंकि वो इस आइलैंड को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और ये सच इस वक्त सिर्फ जॉन लॉक जानता है। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीद टूटने लगी है, रिश्ते बिखर रहे हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि इस आइलैंड के खेल अभी बस शुरू हुए हैं। इन सब के बीच काफी वक्त बाद पहली बार माइकल के चेहरे पर हल्का सा सुकून दिख रहा था, क्योंकि नई राफ्ट का काम फिर से शुरू हो चुका था और इस बार उसकी सुरक्षा के लिए पूरे 24 घंटे लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि दोबारा कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। हार्ली और जिन मिलकर पूरी मेहनत से नाव तैयार करने में माइकल की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि अब सबको लगने लगा था कि शायद यही उनकी इस टापू से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद है। तभी वहां जैक पहुंचता है और माइकल से काम का हाल पूछता है। लेकिन माइकल के चेहरे पर इस बार खुशी नहीं, बल्कि गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वो जैक को समझाता है कि सिर्फ नाव तैयार कर लेना उनकी आजादी की गारंटी नहीं है। असली मुश्किल तो द्वीप छोड़ने के बाद शुरू होगी। खुला समंदर इतना विशाल है कि वहां एक छोटी सी नाव आसानी से गायब हो सकती है। अगर रास्ते में कोई जहाज उनके पास से गुजर भी जाए, तब भी जरूरी नहीं कि वो उन्हें देख पाए या उनकी आवाज सुन सके। इसलिए उन्हें एक ऐसे मजबूत सिग्नल की जरूरत थी जो बहुत दूर तक पहुंच सके, ताकि गुजरते जहाजों या किसी रेस्क्यू टीम को पता चल जाए कि कुछ लोग बीच समंदर में फंसे हुए हैं और मदद मांग रहे हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा सिग्नल ट्रांसमीटर बनाना सिर्फ सईद को आता था, और उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि उस ट्रांसमीटर के लिए जो खास बैटरी चाहिए थी वो सिर्फ डैनियल रूसो के पास मौजूद थी। यानी नाव लगभग तैयार होने के बावजूद उनकी बच निकलने की उम्मीद अभी भी कई खतरनाक मुश्किलों पर टिकी हुई थी। इसके बाद जैक और हार्ली सीधे सईद के पास पहुंचते हैं, जहां जैक उससे कहता है कि वो रूसो तक पहुंचने का रास्ता नक्शे पर बना दे, ताकि बाकी लोग जाकर बैटरी ला सकें। लेकिन ये सुनते ही सईद का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो साफ मना कर देता है और फिर रूसो के बनाए हुए नक्शे और उसके नोट्स दिखाने लगता है। उन नोट्स को देखकर ही समझ आ रहा था कि उस औरत का दिमाग पूरी तरह टूटा हुआ है। कहीं गानों की लाइनें लिखी थीं, कहीं अजीब चेतावनियां, और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उसने जंगल के एक हिस्से को ब्लैक रॉक तक नाम दे रखा था। माहौल वैसे ही भारी हो चुका था, लेकिन तभी हर्ली की नजर नक्शे पर लिखे कुछ नंबरों पर पड़ती है और उन नंबरों को देखते ही उसका चेहरा अचानक उतर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन नंबरों को पहले भी कहीं देख चुका है और उनसे जुड़ी कोई पुरानी डरावनी याद उसके दिमाग में वापस आ गई हो। वो उस वक्त खुद को संभाल तो लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर बुरी तरह हिल चुका था। फिर रात होती है और जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब हार्ली चुपके से सईद के पास पहुंचता है। वो सीधे सवाल नहीं करता, बल्कि घुमा फिराकर उन नंबरों का मतलब जानने की कोशिश करता है, क्योंकि शायद उसे डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन सईद खुद भी उन नंबरों का मतलब अभी तक समझ नहीं पाया था, इसलिए हार्ली को वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बावजूद वो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन जाते जाते चुपके से नक्शों में से एक मैप चुरा लेता है। शायद उसी में रूसो के ठिकाने का रास्ता था। फिर अगली सुबह बिना किसी को बताए वो अकेले ही पानी और थोड़ा खाना लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उन नंबरों ने उसके दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया था। उधर जब सईद को नक्शा गायब मिलता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि हर्ली अकेले ही किसी खतरनाक काम पर निकल चुका है। इसके बाद वो जैक और चार्ली को साथ लेकर उसे ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हार्ली लगातार अकेले आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे समंदर से जंगल के अंदर जाती हुई वही केबल दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि शायद यही रूसो तक पहुंचने का रास्ता है। फिर वो उसी केबल का पीछा करते हुए धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच जाता है। रास्ते में वो बड़ी मुश्किल से एक तार वाले जाल से बचता है और उसे एहसास होने लगता है कि इस जंगल में हर कदम मौत बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, अगले ही कदम पर उसका पैर एक प्रेशर ट्रैप पर पड़ जाता है। जैसे ही वो रुकता है, उसे सामने बंधी हुई कांटों से भरी भारी गेंद दिखाई देती है
और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने पैर हटाया तो वो चीज सीधा उसकी तरफ झूल कर आएगी। तभी सईद, जैक और चार्ली वहां पहुंच जाते हैं और हार्ली को बिल्कुल भी हिलने से मना करते हैं, क्योंकि सबको साफ समझ आ रहा था कि एक छोटी सी गलती भी उसे बुरी तरह घायल कर सकती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिस हार्ली को हमेशा डरते और घबराते देखा गया था, वो इस वक्त बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला ही नहीं है। फिर वो बिना ज्यादा सोचे आराम से ट्रैप से अपना पैर हटाता है और तुरंत साइड में गिर जाता है। एक पल के लिए सबकी सांस रुक जाती है, क्योंकि कांटों से भरी वो भारी गेंद पूरी ताकत से उसकी तरफ झूलती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो उसे छू भी नहीं पाती। छोटा सा खतरा टल जाता है, लेकिन हार्ली का ये अजीब भरोसा बाकी सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद जैक उससे पूछता है कि आखिर वो अकेले रूसो को ढूंढने क्यों निकला था, लेकिन हार्ली ज्यादा कुछ नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि वो बैटरी लेने आया है। हालांकि उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि बात सिर्फ बैटरी की नहीं है, उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। अब जब सब लोग यहाँ तक पहुंच ही चुके थे तो सईद भी ज्यादा बहस नहीं करता और खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाने लगता है। धीरे धीरे जंगल और खतरनाक महसूस होने लगता है और तभी उन्हें सामने एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई देता है। पुल की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है। बाकी लोग अभी ये सोच ही रहे थे कि उस पर चढ़ना भी चाहिए या नहीं, लेकिन हार्ली बिना रुके सीधे पुल पर चढ़ जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके भारी शरीर के बावजूद पुल टूटता नहीं और वो आराम से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। ये देखकर चार्ली के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। उसे लगता है कि जब हार्ली जैसा भारी इंसान सुरक्षित निकल गया तो वो तो आसानी से पार कर लेगा। लेकिन जैसे ही चार्ली पुल के आखिर तक पहुंचने वाला होता है, अचानक लकड़ियां टूटने लगती हैं और पूरा पुल नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे चार्ली अब सीधा खाई में जाएगा, लेकिन किस्मत से वो समय रहते छलांग मार देता है और दूसरी तरफ गिर पड़ता है। सबकी सांसें वहीं अटक जाती हैं। अगर एक सेकंड की भी देर होती तो वो बच नहीं पाता। अब समस्या ये थी कि रास्ता पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए चारों लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। हार्ली और चार्ली एक तरफ रह जाते हैं, जबकि जैक और सईद को मजबूरी में दूसरा रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ना पड़ता है। उधर जंगल के अंदर चलते हुए सईद को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। उसके चेहरे पर पुरानी यादों वाला तनाव साफ दिखाई देने लगता है। तभी अचानक जैक गलती से एक तार को छू देता है और अगले ही पल आसपास छिपी बारूदी सुरंगों में जोरदार धमाका हो जाता है। भयानक ब्लास्ट की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है और दूर मौजूद हार्ली और चार्ली भी उसे साफ सुन लेते हैं। लेकिन धमाका सुनते ही हार्ली का चेहरा अचानक बदल जाता है। अभी तक जो इंसान अजीब आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसके चेहरे पर अब डर और बेचैनी साफ नजर आने लगती है। चार्ली काफी देर से उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसे अब महसूस होने लगा था कि जब से हार्ली अकेले रूसो को ढूंढने निकला है, तब से उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है। वो पहले वाला मजाक करने वाला, हर बात को हल्का लेने वाला इंसान बिल्कुल नहीं लग रहा था। चार्ली समझ चुका था कि मामला सिर्फ बैटरी का नहीं है। हार्ली किसी और वजह से यहाँ तक आया है और वो वजह उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसलिए वो सीधे उससे पूछता है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हार्ली कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। आवाज इतनी अचानक आती है कि दोनों घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। भागते भागते हार्ली सीधे रूसो के सामने पहुंच जाता है। हमेशा की तरह रूसो का चेहरा शांत लेकिन बेहद रहस्यमयी लग रहा था। वो बिना पलक झपकाए हार्ली को घूरती रहती है, जैसे पहले से जानती हो कि वो यहाँ आने वाला है। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया है। हार्ली धीरे धीरे अपनी जेब से एक कागज निकालता है जिस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। उन नंबरों को देखते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। फिर वो रूसो से पूछता है कि उसने अपने नक्शे पर यही नंबर क्यों लिखे थे और आखिर ये नंबर हैं क्या, क्योंकि हार्ली के लिए वो सिर्फ नंबर नहीं थे बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज बन चुके थे। इसके बाद कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जब हार्ली की जिंदगी पूरी तरह अलग थी। उस समय वो एक ऐसा लड़का था जो ज्यादातर समय घर पर खाली बैठा रहता था। उसकी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था और ना ही उसे लगता था कि उसके साथ कभी कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। वो एक लॉटरी टिकट खरीदता है और उस टिकट पर वही नंबर लिखे होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वही टिकट उसे करोड़ों की लॉटरी जिता देता है। अचानक इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद हार्ली खुशी से लुढ़क जाता है। अगले दिन उसके घर के बाहर मीडिया की भीड़ लग जाती है। कैमरों की तेज रोशनी, रिपोर्टरों की आवाजें और हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी। हर कोई उस नए करोड़पति से बात करना चाहता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस घर में
खुशी जैसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। माहौल में एक अजीब भारीपन था और फिर इंटरव्यू के बीच अचानक उसके दादा को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद वहीं उनकी मौत हो जाती है। घर का माहौल एक ही पल में पूरी तरह बदल जाता है। बाहर से सब कुछ चमकदार दिख रहा था, लेकिन अंदर धीरे धीरे चीजें टूटनी शुरू हो चुकी थी। फिर भी पैसा तो खर्च होना ही था और शायद इसी उम्मीद में हार्ली सबसे पहले एक महंगी हमर खरीदता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी माँ को बड़ा घर और बेहतर जिंदगी दे देगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी माँ नई हवेली के बाहर कार से उतरती है, अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो दर्द से जोर से चीख पड़ती है। हार्ली अभी उन्हें संभाल भी नहीं पाता कि उसी वक्त घर के अंदर आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड में धुआं तेजी से बाहर निकलने लगता है और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। हार्ली घबराए हुए हाथों से जल्दी जल्दी 911 डायल करता है, लेकिन कॉल पूरी हो पाती उससे पहले ही पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। बिना कुछ सुने पुलिस उसे ड्रग डीलर समझ लेती है और वहीं पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। उस दिन के बाद उसके अंदर एक बात हमेशा के लिए बैठ जाती है कि ये पैसा किसी वरदान की तरह नहीं आया, इसके साथ कुछ बहुत गलत जुड़ा हुआ है। बाद में उसका मैनेजर उसे बताता है कि जिस फैक्ट्री में उसने पैसा लगाया था वो भी आग में जलकर खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इंश्योरेंस और क्लेम की वजह से उसे नुकसान से भी ज्यादा फायदा होने वाला था। हर बुरी घटना के बाद उसका पैसा बढ़ता जा रहा था और यही चीज हार्ली को अंदर से डराने लगी थी। उसका मैनेजर हल्के मजाक में पूछता है कि आखिर उसे ये लॉटरी नंबर मिले कहां से थे, लेकिन वही सवाल हार्ली के दिमाग में कुछ ऐसा जोड़ देता है कि उसकी सांस तक भारी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, जैसे ये उसका पीछा कर रहे हों। और जैसे ही वो ये बात बोलता है, उसी वक्त अचानक उनके सामने एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि हार्ली कुछ पल के लिए वहीं जम जाता है। उस पल उसके अंदर का डर और भी गहरा हो जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद वापस आती है और उसे एहसास होता है कि शायद असली समस्या लॉटरी नहीं बल्कि वो नंबर है। उसे याद आता है कि ये नंबर उसने पहले भी सुने थे, एक मेंटल हॉस्पिटल में जहां वो कुछ समय रह चुका था। वहां एक मरीज हर वक्त बस यही नंबर दोहराता रहता था, जैसे वो नंबर उसके दिमाग में हमेशा के लिए फंस चुके हों। बस फिर क्या था, हार्ली तुरंत उसी अस्पताल में वापस पहुंचता है ताकि पता लगा सके कि आखिर उन नंबरों का सच क्या है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी हालत वैसी ही रहती है। वो मरीज लगातार वही नंबर दोहराता रहता है और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता है। फिर जैसे ही वो सुनता है कि हार्ली ने उन्हीं नंबरों से लॉटरी जीती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग एकदम साफ हो गया हो। वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हार्ली को उन नंबरों से दूर रहने की चेतावनी देता है। उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो आदमी इन नंबरों से सच में बहुत डरता है, जैसे उसने इनके कारण कुछ भयानक होते देखा हो। इसके बाद वो हार्ली को बताता है कि ये नंबर उसने अपने एक पुराने साथी से सुने थे जिसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया में काम किया करता था। अब हार्ली के पास पहली बार कोई असली सुराग था, इसलिए वो बिना समय गंवाए सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और काफी तलाश के बाद उस आदमी के घर तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। घर में सिर्फ उसकी पत्नी रहती थी। वो महिला हार्ली को अंदर बुलाती है और फिर धीरे धीरे उन नंबरों से जुड़ी पूरी कहानी बताने लगती है। कई साल पहले उसका पति और उसका एक दोस्त सरकारी काम के तहत ऐसी जगह तैनात थे जहां उन्हें प्रशांत महासागर के ऊपर आने वाले रेडियो सिग्नल्स को मॉनिटर करना होता था। फिर एक रात अचानक उनके रेडियो पर कुछ नंबर सुनाई दिए, वही नंबर जिनसे हार्ली ने लॉटरी जीती थी। अगले ही दिन उसके पति ने मजाक में उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल एक प्रतियोगिता में किया और $5 लाख जीत गया। शुरुआत में उन्हें लगा कि उनकी किस्मत खुल गई है, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। जीत के तुरंत बाद उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसका पति तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी पत्नी की एक टांग चली गई। सभी लोगों को लगा कि वो आदमी बहुत किस्मत वाला है क्योंकि वो इतने बड़े हादसे से बच गया था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि उन नंबरों के साथ कोई डरावनी और मनहूस चीज जुड़ी हुई है जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। धीरे धीरे उस आदमी का डर इतना बढ़ने लगा कि वो अपने आसपास होने वाली हर बुरी घटना को ध्यान से नोटिस करने लगा। वो एक डायरी में लोगों के हादसे, मौतें और दुख तक लिख कर रखने लगा था क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये सब उन्हीं नंबरों की वजह से हो रहा है। हर नई मुसीबत उसके डर को और मजबूर कर देती थी। आखिरकार हालत यहाँ तक पहुँच गई कि वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे लगने लगा कि उन नंबरों से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उसने बंदूक उठाई और खुद को गोली मार ली। ये पूरी कहानी सुनने के बाद हार्ली के अंदर का डर और भी गहरा हो जाता है। अब उसे पहले से ज्यादा यकीन होने लगता है कि वो
नंबर सच में श्राप हैं। लेकिन उस आदमी की पत्नी उसकी इस बात से सहमत नहीं होती। वो हार्ली को समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी में दुख, हादसे और मौतें बिना किसी नंबर के भी होती रहती हैं। इंसान हर दर्द की कोई वजह ढूंढना चाहता है, इसलिए कई बार वो ऐसी चीजों को पकड़ लेता है जिनका असल में उससे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन हार्ली अब इस बात को मानने की हालत में नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं रह गया था। अब तक जितने भी लोग उन नंबरों के बारे में जानते थे, सबने उसे यही कहा था कि वो खुशकिस्मत है और बाकी लोगों की बदकिस्मती का उन नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके दिल में हमेशा यही चलता रहा कि सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और अब जब उसने वही नंबर रूसो के नक्शे पर देखे तो उसके अंदर दबा हुआ डर एक बार फिर जाग गया। इसलिए अब वो किसी भी हालत में रूसो से जवाब चाहता था। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि रूसो खुद भी उन नंबरों का असली मतलब नहीं जानती थी। वो हार्ली को बताती है कि उसकी रिसर्च टीम ने सबसे पहले उन नंबरों को एक रेडियो सिग्नल में पकड़ा था। उसके बाद उनकी पूरी टीम उन नंबरों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो लोग उन नंबरों के करीब जाते गए, वैसे वैसे उनकी जिंदगी बिखरती चली गई। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी टीम इस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच गई और उन्हें ब्लैक रॉक नाम की जगह पर एक रेडियो टावर मिला। वहां फंसे रहने के बावजूद भी उनकी टीम उन नंबरों पर रिसर्च करती रही, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इन्हीं में उस द्वीप का सबसे बड़ा राज छिपा है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक एक करके टीम के लोग बीमार पड़ने लगे। माहौल इतना डरावना हो गया कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। और फिर धीरे धीरे पूरी टीम मर गई। आखिर में सिर्फ रूसो अकेली बची। इसके बाद वो दोबारा उस रेडियो टावर पर गई और वहां चल रहे सिग्नल को बदल दिया। उसने उन नंबरों को हटाकर अपनी रिकॉर्ड की हुई मदद की आवाज वहां डाल दी, ताकि अगर कभी कोई उस जगह तक पहुंचे तो उसे उनके साथ हुई भयानक घटनाओं के बारे में पता चल सके। जब हार्ली एक बार फिर उन नंबरों को पनौती कहता है, तब रूसो भी कुछ पल के लिए अपने अतीत में खो जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगता है। वो मानती है कि उन नंबरों के बाद उसने अपने साथी, अपने प्यार और अपनी पूरी जिंदगी खो दी। पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी ने खुलकर हार्ली की बात पर भरोसा किया था। रूसो की बात सुनते ही उसके अंदर दबा हुआ सारा डर और दर्द बाहर आने लगता है और वो रूसो को पकड़कर रो पड़ता है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हर कोई उसे पागल या जरूरत से ज्यादा डरने वाला इंसान समझता रहा और उस डर को इतने समय तक अकेले ढोते ढोते वो अंदर से पूरी तरह थक चुका था। दूसरी तरफ चार्ली भागते भागते आखिरकार जैक और सईद तक पहुंच जाता है। दोनों जंगल में फैले टूटे सामान और मलबे के बीच रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आसपास का माहौल अभी भी खतरनाक लग रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हार्ली आखिर गया कहां है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते, हार्ली खुद उनके सामने सही सलामत लौट आता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास रूसो से मिली बैटरी भी थी। एक पल के लिए सब उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अजीब किस्मत इस बार सच में उनके काम आ गई हो। इसके बाद चारों वापस बीच पर लौटते हैं और बैटरी माइकल को दे देते हैं ताकि नाव वाला काम आगे बढ़ सके। इसी बीच जॉन क्लेयर के होने वाले बच्चे के लिए लकड़ी का एक छोटा सा झूला बनाता है। रात काफी हो चुकी होती है और कैंप धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी चार्ली चुपचाप जाकर हार्ली के पास बैठता है। अब तक वो समझ चुका था कि हार्ली अंदर से किसी बहुत भारी डर के साथ जी रहा है। थोड़ा कुरेदने पर आखिर हार्ली अपने दिल की बात बोल ही देता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि प्लेन क्रैश भी उसी की वजह से हुआ। उसकी किस्मत बाकी लोगों के लिए बदकिस्मती बन जाती है। जैसे वो जहां भी जाता है वहां कुछ न कुछ गलत जरूर होता है। उसके चेहरे पर ऐसा डर साफ दिखाई दे रहा था जैसे वो खुद से ही डरने लगा हो। लेकिन चार्ली ये सुनते ही उसे तुरंत रोक देता है। उसे ये सब बेकार की बातें लगती हैं। वो हार्ली को समझाने की कोशिश करता है कि हर हादसे की वजह कोई इंसान नहीं होता। फिर वो खुद पहली बार अपने बुरे वक्त के बारे में खुलकर बात करने लगता है। वो कहता है कि अगर हर गलती का जिम्मेदार इंसान खुद ही है तो फिर प्लेन में बैठकर ड्रग्स लेना भी क्या हार्ली की गलती थी। वो बताता है कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले वो ड्रग्स के असर में था। ये बात कहते वक्त उसकी नजरें नीचे झुकी रहती हैं, जैसे उसे खुद
खुद अपने आप से शर्म आ रही हो। हार्ली कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर वो शांत आवाज में बताता है कि वो करोड़पति है। उसके पास घर पर 156 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। लेकिन चार्ली को उसकी बात मजाक जैसी लगती है। उसके चेहरे पर तुरंत चिढ़ दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि हार्ली उसका मजाक उड़ा रहा है और बिना कुछ बोले वो वहां से उठकर चला जाता है और हार्ली अकेला आग के सामने बैठा रह जाता है, जैसे अब भी अपने ही डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इन सब के बीच किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लॉक को जंगल में जो रहस्यमयी हैच मिला था उसके ऊपर भी वही नंबर खुदे हुए थे, वही नंबर जिन्होंने हार्ली की जिंदगी को अंदर तक बदल दिया था। अब धीरे धीरे ये साफ होने लगा था कि इन नंबरों का रिश्ता सिर्फ बदकिस्मती से नहीं बल्कि सीधे इस रहस्यमयी द्वीप से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, आखिर ये नंबर हैं क्या? क्या ये सच में कोई पनौती है जो एक इंसान को किस्मत तो देती है लेकिन बदले में उसके आसपास के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, या फिर इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ है? अगर आप भी अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते और जानना चाहते हैं कि आखिर उन रहस्यमयी नंबरों और इस आइलैंड के पीछे छिपा असली सच क्या है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि आगे कहानी में ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए उसका इंतजार जरूर करना।